हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम कुछ न्यूमेरिकल और बच गए इस लेसन के, उसको हम करने का प्रयास करते हैं। यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस लेसन के, उनको हम करने का प्रयास करते हैं और फिर हमारा ये लेसन आज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखा होगा और उसमें जितने न्यूमेरिकल करवाए होंगे वो भी आपने घर पे अच्छे से किए होंगे एंड पूरी थ्योरी को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। क्योंकि जब हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे वो हमें तभी समझ में आएगा जब हमने थ्योरी को अच्छे से पढ़ रखा है। तो जितनी भी आपको अच्छे से थ्योरी कराई है, जो डेरिवेशन करवाए गए हैं एंड उसके अंदर जितने भी भौतिक राशि से संबंधित जो सूत्र आए हैं उन सबको अच्छे से याद करें ताकि हम हर क्वेश्चन को अच्छे से कर पाए। तो चलो देखते हैं। वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं और उसके बाद में आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा, तो एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव का। इसमें दिया हुआ है कि दो एक समान तथा बराबर आवेश, दो एक समान तथा बराबर आवेश है, यानी कि यहाँ क्यू आवेश है तो यहाँ पर भी क्यू आवेश होगा। दोनों एक समान तथा बराबर आवेशों को 3 मीटर दूरी पर रखने पर डिस्टेंस कितनी दी हुई इनकी बीच की, r बराबर 3 मीटर डिस्टेंस इनकी दी हुई है। रखने पर उनके मध्य 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इनके मध्य जो बल लग रहा है वो है बल इक्वल्स टू 1.6 न्यूटन का प्रतिकर्षण है, क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा है। तो प्रत्येक आवेश का मान होगा, प्रत्येक आवेश का मान कितना होगा ये आपको पूछा गया है। एंड आपके ऑप्शंस में बता देता हूं। ऑप्शंस फर्स्ट आपको इसमें दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलम, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 4 माइक्रो कूलम, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है 40 माइक्रो कूलम एंड फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 80 माइक्रो कूलम। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। वेरी सिंपल है कि दो समान परिमाण के समान नेचर के आवेश 3 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं और इनके मध्य 1.6 न्यूटन का बल लग रहा है। तो हमें क्या याद करना है, प्रत्येक आवेश का मान क्या होगा, आवेश का मान याद करना है। देखिए सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, हमें गिवन क्या है, Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q दिया हुआ है। दोनों के मध्य की डिस्टेंस दी हुई है 3 मीटर दी हुई है। ओके, इनके मध्य लगने वाला बल दिया हुआ है 1.6 न्यूटन। आपको फाइंड आउट करना क्या है, क्यों फाइंड आउट करना है, सीधा फॉर्मूला है आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो हम सूत्र लिखें, आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 दोनों समान है अपॉन R स्क्वायर, या ये बन जाएगा F बराबर K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, हमें Q स्क्वायर की Q की वैल्यू चाहिए, तो यहां से Q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F R स्क्वायर अपॉन K, या Q बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर रूट कर दीजिए इसका F R स्क्वायर अपॉन K। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो वैल्यू गिवन हो पुट कर दीजिए। F का मान कितना दिया हुआ है, 1.6 न्यूटन दिया हुआ है। R का मान कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 इंटू 3 आ जाएगा। K का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9। K का मान होता है 9 इंटू 10 की पावर 9। याद रख लीजिए, K इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हर बार हर क्वेश्चन में आता है, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू याद होनी चाहिए इस कांस्टेंट की। ओके, तो कट कर दीजिए, इसे कट करेंगे तो ये आएगा और ये हो जाएगा Q इक्वल्स टू, इसको हम क्लियर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 इसको 16 कर दो, 16 इंटू 10 की पावर 10, 16 इंटू 10 की पावर 10, क्योंकि इसको करेंगे तो 10 आएगा, 10 और 9 10 बन जाएगा और यहां से आएगा Q इक्वल्स टू 4 इंटू 10 की पावर 5 कूलम, 4 इंटू 10 की पावर 5 कूलम। तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर 40 माइक्रो कूलम। क्या बन जाएगा 40। अगर इसको हम लिखते हैं Q इक्वल्स टू, इसको हम सोल्व करें तो Q इक्वल्स टू हमारे पास कितना बनेगा, या तो इसको ये रखो या इसको लिखें 40 इंटू 10 की पावर -6 कूलम। कर सकते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया है। इसको इस रूप में मैच करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया
मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर माइनस, सॉरी ये 10 की पावर ये आ रहा था माइनस है, सॉरी माइनस है, ये माइनस है तो -6 आ जाएगा। तो Q इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा 40 माइक्रो कूलम। तो दिस इज द आंसर, इसका आंसर रहेगा 40 माइक्रो कूलम होगा। तो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसका हमारे पास आंसर आया है। तो इसको आप सोल्व कीजिए इस प्रकार से। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट पे बेस होंगे, इसलिए हमारी थ्योरी अच्छी से पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी उनको अच्छा सा कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दो आवेशों के मध्य बल F है, दो आवेशों के मध्य F लग रहा है। सपोज ये दिया हुआ है कि Q1 एंड Q2 दो आवेश हैं और इनके मध्य लगने वाला बल क्या है, F है। यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुनी कर दी जाए, यदि इनके मध्य की दूरी क्या दिया हुआ है, दिया हुआ देखिए, दिया हुआ है कि अगर इनके मध्य की दूरी पहले R थी, इनके मध्य की दूरी पहले कितनी थी, ये R थी, ये R है, ये R है। नेक्स्ट में क्या कर दिया, R डैश है वो 3 गुनी कर दी गई, पहले की कितनी कर दी गई, 3 गुनी कर दी गई। आवेश वही है, यानी अब नई स्थिति में क्या आ गया, और इस डिस्टेंस को कितना कर दिया गया 3R। ये जो डिस्टेंस है R डैश इक्वल्स टू क्या कर दिया गया 3R। तो अब इनके मध्य बल कितना आएगा, यानी F डैश की वैल्यू कितनी आएगी, ये मैं पूछ रहा, F डैश की वैल्यू कितनी आएगी कि Q1 Q2 R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो इनके मध्य जो बल लग रहा है वो कितना होगा, F होगा। लेकिन अब क्या किया है कि इनके मध्य की दूरी वो 3 गुना कर दिया, ये दूरी 3 गुना होगी, तब इनके मध्य बल कितना होगा। तो हम जानते हैं सूत्र हमारे पास क्या है कि जब F लग रहा था तो F का फॉर्मूला क्या था, Q/R², Q1 Q2/R², ये था। अब दूरी बढ़ा दी है तो इसको हम F डैश करेंगे और F डैश बराबर कितना आ जाएगा, Q1 Q2, ये तो हमारा सेम ही है। डिस्टेंस चेंज होगी, क्या होगी, R डैश का स्क्वायर हो गया, R डैश का स्क्वायर हो गया, और R डैश क्या था, R डैश क्या था 3R, यानी 3R का स्क्वायर हो गया। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो Q1 Q2/3R का स्क्वायर कितना आएगा 9R², ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 2 में फर्स्ट का भाग दे दीजिए, यानी कि हम क्या करें, F डैश में F डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा Q1 Q2/9R², डिवाइड कर दे इससे तो R² Q1 Q2, तो ये कट गया, R² से R² कट गया, क्या आएगा 1/9, क्या आ गया 1/9। तो दिस इज द आंसर। या इसको इस रूप में लिखा, या हमारे पास क्या आएगा, यहां से मैं इसको लिख दूं तो इस बल बढ़ेगा, यहां F डैश इक्वल्स टू क्या आएगा 1/9F, F डैश इक्वल्स टू क्या आएगा 1/9F, यानी जो पहले जो बल लग रहा था उसका 1/9 टाइम्स हो जाएगा, उसका 1/9 टाइम्स हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा दी गई है, डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ा दी गई है, तो 1/9 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ओके, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसलिए न्यूमेरिकल को समझने के लिए हमें थ्योरी अच्छे से समझनी है, उसको अच्छे से समझे, उनके जितने भी फॉर्मूले आए हैं उनको अच्छे से याद करें और बार बार दोहराएं, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए और जैसे क्वेश्चन पढ़े उसके अकॉर्डिंग आप उनको अप्लाई कर पाए। तो तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु को, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको देखिए कि किसी वस्तु को 5 गुणा 10 की घात -19 कूलम से धनावेशित करने के लिए, या धनावेशित करने के लिए यानी क्यू उस पर कितना चार्ज आना चाहिए, 5 × 10 की पावर -19, 5 × 10 की पावर -19 कूलम, 5 × 10 की पावर -19 कूलम से धनावेशित करने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो
तो इसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n का मान पूछ रहा है आपसे। किसका मान पूछ रहा है? यानी किसी वस्तु को इतना आवेश देना है तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, यानी इसको धनावेशित किया गया, इतना धनावेश दिया गया है। एंड आपके ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 3, सेकंड दिया हुआ है 5, थर्ड दिया हुआ है 7 एंड फोर्थ दिया हुआ है 9, फोर्थ दिया हुआ है 9। तो देखिए हमारे पास सीधा सा फॉर्मूला है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आवेश का क्वांटीकृत, जो सिद्धांत था कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, उस सिद्धांत को हम उसके अंदर जो फॉर्मूला आया था उसको हम अप्लाई करेंगे। उसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था? Q इक्वल्स टू एन, Q इक्वल्स टू एन हमारे पास ये फॉर्मूला आया था। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। यहां हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? एन की। तो एन इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा? Q अपॉन ई, Q अपॉन ई। Q की वैल्यू दी हुई है आपको 5 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश का न्यूनतम मान है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का न्यूनतम मान है। अगर आपसे यदि पूछा जाता है कि किसी भी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना आ सकता है या आवेश का न्यूनतम मान कितना है, तो आवेश का न्यूनतम मान क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होगा। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर कितना होता? 1.6 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁹ होता है। तो ये इनसी से कट जाएगा और n इक्वल्स टू क्या आएगा? 50 अपॉन 16, 50 अपॉन 16 आ जाएगा। और इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा ये 3 पॉइंट समथिंग, तो लगभग इसको हम 3 मानेंगे। क्या आएगा? क्योंकि n एक पूर्णांक संख्या है तो n बराबर कितना आएगा? 3। तो ऑप्शन इज द 3, आंसर इज द 3। तो ये आपको क्लियर करना है, क्योंकि आपको उसको डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट है कुछ आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि 4 नहीं आ रहा इसलिए, क्योंकि एक पूर्णांक संख्या है इसलिए इसको हम क्या काउंट करेंगे? 3 काउंट करेंगे। तो ये आप देख लेना, तो इसका आंसर 3 है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या होगा। और आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें दिया हुआ है कि 2 बिंदु आवेश +9 इलेक्ट्रॉन तथा प्लस इलेक्ट्रॉन परस्पर 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। ध्यान दीजिए 2 है, ठीक है। एक है +9 इलेक्ट्रॉन एंड प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी ये है +9 इलेक्ट्रॉन और यहां पर जो है वो प्लस इलेक्ट्रॉन, 2 चार्ज हैं। +9 इलेक्ट्रॉन है, प्लस इलेक्ट्रॉन परस्पर 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यानी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 16 सेंटीमीटर। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 16 सेंटीमीटर दी हुई है। इनके मध्य एक अन्य आवेशकों को कहा रखे कि वह साम्य अवस्था में रहे, वह साम्य अवस्था में रहे। इनके मध्य में एक अन्य आवेश को, तीसरे आवेश को लेके आ रहे हैं ताकि वो साम्य अवस्था में रहे। वह साम्य अवस्था में रह रहा है, इसका मतलब जैसे ये तीसरा आवेश, एक आवेश यहाँ रखा हुआ, दूसरा आवेश यहाँ रखा हुआ है, तो इसके ऊपर इसके द्वारा भी बल लगेगा और इसके द्वारा भी बल लगेगा। तो दोनों के द्वारा जो बल लगे वो परिमाण में समान हो और दिशा में विपरीत हो, तभी इस पर किसी भी प्रकार का नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा और ये साम्य अवस्था में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब भी करना है तो हमें क्या करना है कि उस आवेश को उधर रखना है जिधर कम परिमाण वाला आवेश है, यानी इसकी तरफ रखेंगे, इसकी तरफ रखेंगे, क्योंकि इसकी तरफ रखेंगे तो इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल कम हो जाएगा एंड इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ध्यान रखना, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो हम मान लेते हैं यहां पर रखते हैं, इसको यहां पर रखते हैं। एक तीसरे आवेश Q को हमने यहां पर रख दिया, ठीक है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने क्या मान ली है? x मान ली है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, शेष डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की? 16 - x। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। माना कि तीसरे आवेश Q को +e इलेक्ट्रॉन से x दूरी पर रखा जाता है, x दूरी पर रखा जाता है।
h दूरी पर रखा जाता है। साम्य अवस्था की स्थिति में, साम्य अवस्था की स्थिति में, साम्य अवस्था की स्थिति में क्या आएगा कि इसके ऊपर इसके द्वारा और उसके द्वारा लगने वाले बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अगर इसको हम क्या करें, Q1 कर देता हूं, इसको ये Q1 है, ये आपका क्या है, Q2 है। तो ये क्या करे, इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इसके द्वारा इस पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लग रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, इसको हम कहेंगे F1। इसको मैं कह रहा हूं F1, ये इसको इस दिशा में प्रतिकर्षित करेगा, तो इसके द्वारा बल लग रहा है F2। दोनों बल परिमाण में समान है और मैग्नीट्यूड में इस पॉइंट पर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख देंगे F1 इक्वल्स टू F2, ओनली मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, F1 इक्वल्स टू F2 आपस में बराबर हो जाएगा। F1 की वैल्यू कितनी आएगी, F1 क्या कौन सा लग रहा है, इसके द्वारा इसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो F1 बराबर K, Q1 की वैल्यू कितनी है, 9 इलेक्ट्रॉन और चार्ज कितना है Q, अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की 16 माइनस x का स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू F2 किसके द्वारा लग रहा है, इसके द्वारा, इस पर चार्ज कितना है E प्लस E है, एंड इसका आवेश Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है x, तो x का स्क्वायर, इन दोनों को बराबर कर दिया। ओके, जो अब कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर दीजिए, ये आ जाएगा E से E, Q से Q गया, E से E गया, तो इधर तो बचेगा, और K से K गया, ऊपर तो बचेगा 9/16 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इधर बचेगा 1/x स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, क्योंकि स्क्वायर बन रहा है सब, स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 3/16 माइनस x इक्वल्स टू 1/x। ठीक है, वर्गमूल लिया है, वर्गमूल लेने पर, ठीक है, वर्गमूल लिया। अब इसको आप आगे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, वहां से गुणा करो, 3x इक्वल्स टू 16 माइनस x, 3x इक्वल्स टू 16 माइनस x। इसको और सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस x इक्वल्स टू 16, क्योंकि x को इधर लेके आ गए, और यहां से हमारे पास क्या आएगा, यहां से जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, 4x इक्वल्स टू 16, क्या बनेगा, 4x इक्वल्स टू 16, देन x इक्वल्स टू कितना आएगा, 16/4, तो x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर कहां से आया है कि ये जो E इलेक्ट्रॉन है इससे 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ये जो Q चार्ज ध्यान रखिए, ये जो Q चार्ज है वो E इलेक्ट्रॉन से 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, और प्लस 9 इलेक्ट्रॉन से कितना होगा, 16 माइनस 4 यानी 12, 16 माइनस 4 यानी 12। तो कहने का मतलब हुआ कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो तो 12 हो गई, ये तो 12 सेंटीमीटर हो गई यहां से यहां तक की, और यहां से यहां तक कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। ओके, तो इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन किया है, इसका सॉल्यूशन होगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और चेक कर लीजिए अपने क्या हमारा आ रहा है। तो सारे क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, वेरी शॉर्ट हैं, एंड जितने भी आपको न्यूमेरिकल करवाए हैं वो अपने नोटबुक में अच्छे से उनको उतार लीजिए और दोबारा खुद करने का प्रयास कीजिए कि हम कितना कर पा रहे हैं, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे जितना ज्यादा आप प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, उसको हम सॉल्व करते हैं। उसको पहले पढ़ते हैं कि दो समान गोले दिया हुआ कि दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है, दो समान गोले हैं जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश है, परस्पर 90 सेंटीमीटर दूरी फर्क है, 90 सेंटीमीटर दूरी पर है, यानी कि एक ये है, एक गोला ये है और दूसरा गोला ये है। दो समान गोले, गोले समान है, गोले समान है तो एक जैसे ही है, मतलब ये हो गया, ठीक, दो समान गोले हो गए, ये गोला ए हो गया, ये गोला बी हो गया, और परस्पर 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं इनके सेंटर से, वो है r बराबर 90 सेंटीमीटर। r बराबर क्या है, 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। इनको परस्पर स्पर्श करवाकर, क्या कह रहा है, इनको परस्पर स्पर्श करवाकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया जाए, परस्पर स्पर्श करवा के पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए
तो ये परस्पर 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित होते हैं। तो दोनों का अंतिम आवेश क्या, दोनों का अंतिम आवेश क्या है? अब हमें पता नहीं इन पर आवेश क्या है, हम मानकर चलते हैं इस पर आवेश Q1 और इस पर आवेश Q2 है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आए, इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आए, ठीक है, संपर्क में करवा दिया। तो ध्यान रखिए जब भी हम संपर्क में करवाते हैं तो और दोनों समान है तो उन पर आवेश का जो वितरण आएगा दोनों पर बराबर आएगा, आवेश का जो वितरण आएगा वो दोनों पर बराबर आएगा, क्योंकि इस पर टोटल Q है, इस पर Q2 है, तो टोटल जो आवेश होगा उसका आधा आ जाएगा, दोनों पर टोटल आवेश का क्या आ जाएगा, आधा आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जो आवेश आएगा, अब इनको हम अलग कर दें, इस स्टेज से उसका अलग कर दे, तो इस पर भी चार्ज Q होगा और इस पर भी चार्ज Q होगा, और उस चार्ज Q की वैल्यू कितनी आएगी, Q बराबर क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। दोनों पर जो टोटल चार्ज है उसका ऐड करके 2 का भाग लगा दो, क्योंकि 2 है तो उनका आधा बराबर बराबर आएगा, तो इस पर इतना चार्ज आएगा। अब डिस्टेंस ही इतनी रखेगी, R बराबर 30 सेंटीमीटर। इस अवस्था में इस पर जो बल लग रहा है, इस अवस्था में इस कंडीशन में जो बल लग रहा है वो 0.025 न्यूटन का बल लग रहा है। तो हमें क्या बताना है, Q की वैल्यू कितनी होगी, Q की वैल्यू कितनी होगी, हमें ये बताना है इसमें। तो देखिए करते हैं सॉल्यूशन इसका कैसे आएगा। ये हमेशा ध्यान रखें जब भी दो समान गोलों को जिसमें असमान रूप से आवेशित है उनको परस्पर संपर्क में लाया जाता है, तो क्या होगा, दोनों गोलों पर आवेश का जो वितरण होगा वो एक समान हो जाएगा, दोनों पर आवेश का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो एक समान आएगा। तो देखिए हमारे पास जो आवेश आ रहे हैं Q, दोनों आवेश समान परिमाण के, इनकी वैल्यू कितनी आ रही है, Q1 प्लस Q2 फॉर्मूला लगाते हैं, लगाइए। सूत्र हमारे पास क्या बनेगा, F बराबर K, ये भी Q है ये भी Q है, तो Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, F की जो वैल्यू दी हुई है वो आपको दी हुई है 0.025 इक्वल्स टू K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q स्क्वायर, ये क्या बन गया, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना 30 सेंटीमीटर है, तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो R बराबर आएगा 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 30 इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं और देखिए हमारे पास क्या आता है, इक्वल्स टू हम करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास है, इसको लिख देते हैं 25 अपॉन 1000 इक्वल्स टू आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q स्क्वायर, ये बन जाएगा 339 इंटू 10 की पावर, ये 0 और ये 0 2 हो गया, इसको कैंसिल कर देंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। आगे और देखिए यहां से हमारे पास क्या आएगा, ये 9 से 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, ये ऊपर जाएगा तो 11 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 25 अपॉन 1000 इक्वल्स टू 10 की पावर 11 क्योंकि ऊपर जाएगा इनटू Q स्क्वायर, ठीक। और यहां से Q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, Q स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, Q स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, Q स्क्वायर हमारे पास आता है 25 अपॉन इंटू 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर 11, ये क्या बन जाएगा 25 अब इंटू लगा देता हूं 11 12 13 14, ठीक है, तो 10 की पावर 14 बन गया। तो Q बराबर क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए 25 इंटू 10 की पावर 14, इसका आएगा तो हमारे पास माइनस, सॉरी ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये माइनस आएगा क्योंकि नीचे का ऊपर जाएगा माइनस आएगा, तो ये कितना आएगा 25 करेंगे तो 5 इंटू
10 की पावर -7 कूलम, क्यों इक्वल्स टू आएगा 5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम ही आएगा। तो आप कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही है, उसको आप अच्छे से चेक कर लीजिए। तो ये हमारे पास आएगा, या इसको हम लिख सकते हैं Q इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम लिख सकता हूँ। 0.5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, या ये हो जाएगा 0.5 माइक्रो कूलम। 0.5 माइक्रो कूलम। तो आंसर इज द 0.5 माइक्रो कूलम। यानी प्रत्येक आवेश पर जो चार्ज आएगा, प्रत्येक वस्तु पर, प्रत्येक गोले पर जो चार्ज आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.5 माइक्रो कूलम होगा। ये इसका आंसर होगा। ओके, तो इसको आप चेक कर लेंगे, इसका आंसर ये होगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इसको कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं इधर से रफ कर देता हूं। एंड अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम चेक करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं कि क्या है क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, उसको हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वो हमारा है कि यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए, दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए, तब उनके मध्य कार्यरत विद्युत बल पूर्व की तुलना में हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, कम हो जाएगा, या कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये इसके ऑप्शन है कि यदि दो आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए, सपोज दो आवेश है, एक Q1 आवेश है एंड दूसरा Q2 आवेश है, इनके मध्य R डिस्टेंस है। अब ये निर्वात में, अभी क्या है? निर्वात में रखिए फर्स्ट कंडीशन, ये स्थिति फर्स्ट आपकी, स्थिति फर्स्ट। स्थिति सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कहां ले जा रहे हैं कि दोनों आवेशों के मध्य कांच की प्लेट रख दी जाए। ये जो Q1 चार्ज है एंड ये जो Q2 चार्ज है, इसके मध्य कांच की प्लेट रख दी गई। ये कांच की प्लेट है, कांच की प्लेट रख दी गई है। अब दोनों के मध्य डिस्टेंस आ रही है, दोनों के मध्य डिस्टेंस आ रही है, तो इनके मध्य लगने वाला बल पूर्व की तुलना में कितना हो जाएगा, पहले की तुलना में कितना हो जाएगा? ये बल आपका F निर्वात में लग रहा है, यहां जो बल लग रहा है F निर्वात में होगा, और यहां जो बल रहा है वो कांच है, तो माध्यम आ गया, कांच माध्यम में आ गया। तो हमने पढ़ रखा है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात में सर्वाधिक होगा, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात में सर्वाधिक होगा। अगर उसके बाद में कोई माध्यम रख दिया जाए तो बल का मान कम हो जाएगा, और यदि सुचालक माध्यम रखा हुआ है तो बल का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था आपेक्षिक, जब विद्युतशीलता हम पढ़ रहे थे उस समय इस चीज कॉन्सेप्ट को हमने समझा था कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है। और आपेक्षिक विद्युतशीलता के लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था, ध्यान रखना। आपेक्षिक विद्युतशीलता का मैं बता रहा हूं, आपेक्षिक विद्युतशीलता कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, और इसे एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। यानी एप्सिलॉन आर वह फैक्टर है, माध्यम का वह फैक्टर है जिसके द्वारा दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल अधिक या कम होता है। वो किसके द्वारा डिसाइड होता है? एप्सिलॉन आर के द्वारा। और एप्सिलॉन आर बराबर क्या होता है? हमारे पास क्या आता है? एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम, एफ निर्वात अपॉन एफ माध्यम। तो एफ जो माध्यम आएगा, एफ माध्यम आएगा इक्वल्स टू एफ निर्वात अपॉन एप्सिलॉन आर आएगा, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो इस माध्यम में लगने वाला बल है निर्वात की तुलना में कितना गुना कम हो गया? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर होगा। और कांच के लिए, कांच के लिए एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1 होता है, कांच के लिए एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन होता है। इसलिए एफ माध्यम, एफ माध्यम कौन सा? हमारा कांच है, यहां हम कांच लिख सकते हैं, एफ कांच माध्यम, इसको हमारा कांच है माध्यम, इसलिए एफ कांच है माध्यम, हमारा कांच है। तो लेस देन हो जाएगा किससे? एफ निर्वात। दिस इज द आंसर। ओके, तो अगर हम दो आवेशों को निर्वात की बजाय किसी माध्यम में रख दिया जाए, किसी माध्यम में रख देंगे तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। निर्वात में सर्वाधिक होता है। फिर
अगर सुचालक माध्यम है, अगर माध्यम सुचालक है तो इसके लिए इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। इसके लिए जीरो, क्योंकि सुचालक माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर क्या होता है, इन्फिनिटी। ये आपको याद रखना है, धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान इन्फिनिटी हो जाता है। अगर इसी क्वेश्चन में आपको कह देते कि एल्यूमिनियम की प्लेट रखी हुई है या पित्तल की प्लेट रखी हुई है या तांबे की प्लेट रख दी जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा, तो उनके मध्य लगने वाला बल उसमें क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखें क्योंकि काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बहुत पूछा जाता है। माध्यम की आपेक्षिक विद्युशीलता क्या है, और आपेक्षिक विद्युशीलता क्या है यह मैंने आपको बता दिया है। ये मात्रकहीन होती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये दो समान राशियों का अनुपात है, दो समान राशियों का अनुपात। ये भी ध्यान रख लें, एप्सिलॉन आर इक्वल्स होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी, माध्यम की निरपेक्ष विद्युशीलता और निर्वात की विद्युशीलता का अनुपात होता है। यहां पर निर्वात में बल और माध्यम में बल का अनुपात आ रहा है, लेकिन विद्युशीलता की बात करेंगे तो माध्यम की विद्युशीलता और निर्वात की विद्युशीलता का अनुपात आता है। इसलिए ये राशि क्या है, विमाहीन है और मात्रकहीन राशि है। ये डिपेंड किस पर करती है, उस माध्यम पर, उस माध्यम की नेचर पर डिपेंड करती है। इसके लिए इसका मान अलग अलग होता है। निर्वात के लिए इसका मान 1 है, ठीक है, पानी के लिए इसका मान अलग होगा और धातुओं के लिए इसका मान ये होता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि HCl का द्विध्रुव आघूर्ण, एक HCl है और हम जानते हैं HCl एक द्विध्रुव आघूर्ण, और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, क्योंकि HCl में H प्लस होता है और Cl माइनस होता है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वेरी शॉर्ट डिस्टेंस होती है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस है, एंड दोनों पर जो आवेश है मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, लेकिन नेचर में क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश है और उनके मध्य की डिस्टेंस वेरी अल्फा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव है। और इसका आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल्स होता है Q इंटू D, उनके मध्य की डिस्टेंस। ये एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा किस तरफ होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान रखना, इसकी डायरेक्शन ही होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, एक सदिश राशि। तो आपको दिया हुआ HCl का द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है, यानी P की वैल्यू दी हुई है। P इक्वल्स को आपको दिया हुआ है 3.4 इंटू 10 की पावर मात्रा Q इंटू D। P इक्वल्स टू Q इंटू D होता है। तो यहां से D की वैल्यू निकालनी है, D इक्वल्स टू P अपॉन Q, P अपॉन Q। P की वैल्यू दे रखी है 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 30। ये कूलाम इंटू मीटर, ध्यान रखना, कूलाम इंटू मीटर है, कूलाम इंटू मीटर है। तो यहां से ध्यान रखना क्यू इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, आवेश, और आवेश क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यानी एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए, देखिए डिस्टेंस सोल्व करेंगे कितना आएगा, 2, अगर लगाना 2.20, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 32 को 2 आएगा, 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर प्लस ऊपर जाएगा तो -21, नहीं -11 मीटर। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, तो इसका ऑप्शन आएगा 2.12। देखो 2.12 इंटू 10 की पावर -11 मीटर, ये डिस्टेंस होगी इनके मध्य। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, दोनों समरूपी विद्युत क्षेत्र में, यानी विद्युत क्षेत्र का परिमाण चेंज नहीं हो रहा और दिशा भी चेंज नहीं हो रही है। उनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात है, उनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ऑक्सीजनेशन क्या होगा, ये हमें कहना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ऑक्सीजनेशन क्या होगा, और द्रव्यमान के अनुपात में निकालना है, द्रव्यमान के अनुपात में निकालना है। तो हम जानते हैं कि अगर फोर्स लगेगा, विद्युत बल लगता है F E बराबर होता है हमारे पास यहां से निकालें तो F बराबर M ही आ जाएगा, F बराबर M ही होता है, F बराबर M ही। इलेक्ट्रॉन्स पर बात करें, इसको F है, विद्युत की बात करें
F विद्युत। तो यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन पर जो लगेगा, F इलेक्ट्रॉन पर जो लगेगा वो हमारे पास क्या आएगा, M इलेक्ट्रॉन्स, M इलेक्ट्रॉन इंटू A इलेक्ट्रॉन्स आएगा यहाँ पर। सेकेंड जो लगेगा हमारा लग रहा है प्रोटॉन पर जो लगेगा F प्रोटॉन, और प्रोटॉन पर लगेगा तो MP और AP आएगा। दोनों का रेशियो निकाल लो, यानी F इलेक्ट्रॉन अपॉन F प्रोटॉन, डिवाइड करो। हमारे पास डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, समरूप विद्युत क्षेत्र में रखे हुए, तो देखिए यहां से हमारे पास आएगा ME और AE अपॉन MP और AP। इसमें निकालना है, इसका एक्सेलरेशन का है AE अपॉन AP निकालना है। और ध्यान दीजिए इस F की जो वैल्यू होती है एंड ये किसके बराबर होगा, F बराबर किसके बराबर होता है, Q इंटू E। विद्युत क्षेत्र एक समान है, विद्युत क्षेत्र एक समान है, आवेश होगा वो भी दोनों पर एक समान होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी एक समान होता है, तो Q इंटू E यहाँ पर आएगा। तो यहां से अगर वैल्यू इसको पुट कर दे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, QE, ठीक है, ये भी QE फॉर QE इक्वल्स टू ME और ये क्या आएगा AE अपॉन MP और AP। ये तो 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो यहां से आप निकालते हैं AE अपॉन AP निकालेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, मल्टीप्लाई हो रहा, तो यहां पर क्या आएगा MP अपॉन ME, ये आएगा, ठीक है। यहां से आप निकालेंगे ये तो 1 बन चुका है, यानी यहां से ये तो 1 हो गया, 1 इक्वल्स टू ME AE अपॉन MP और AP। तो यहां से AE अपॉन AP का रेशियो निकालेंगे तो इसका उल्टा होके जाएगा MP अपॉन ME। तो त्वरण का जो अनुपात आ रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो त्वरण का अनुपात आ रहा है वो उनके द्रव्यमान का उल्टा आ रहा है, द्रव्यमान के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती आता है, द्रव्यमान के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान अपॉन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। तो दिस इज द आंसर, ये इसका आंसर होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th नंबर वाला, इसको हम पढ़ते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन, 9th वाला दिया हुआ है कि किसी वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कि किसी वर्ग के चारों कोनों पर, एक वर्ग है, ये वर्ग है, इस वर्ग के चारों कोनों पर, ध्यान से देखना वर्ग ही है, इस वर्ग के चारों कोनों पर समान परिमाण के सजातीय आवेश है। यदि किसी एक आवेश के कारण वर्ग के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो वर्ग के केंद्र पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। समान परिमाण के, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है और यहाँ पर भी Q है, और इसके कारण केंद्र पर निकालनी, ध्यान दीजिए, इसके कारण केंद्र पर हमें तीव्रता निकालनी है। अब हम जानते हैं कि केंद्र पर तीव्रता सारे धनात्मक मान लेते हैं कि सारे आवेश क्या है, धनात्मक है, तो धनात्मक आवेश के कारण इसके कारण तीव्रता बाहर की तरफ होगी। एक बार इनको हम इसके कारण इन डायगोनल्स को हम एक बार मिला देते हैं, ठीक है। इसकी साइड A है, अब देखिए इसके कारण तीव्रता होगी वो इधर की तरफ होगी, तो प्लस आवेश बाहर की तरफ होगी, तो इसके कारण से तीव्रता ये है, इसको हम तीव्रता ये डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन, इसको हम कह रहे हैं EA के कारण तीव्रता ये है, और C के कारण से तीव्रता, C कारण से तीव्रता किधर इधर होगी, ये होगी, दिस इज द C के कारण तीव्रता ये। ऐसे ही इस D के कारण से तीव्रता किधर होगी, इधर होगी, D के कारण से तीव्रता इधर होगी, ये ED, एंड इसके कारण से तीव्रता क्या होगी, इधर होगी, ED, ठीक, आप देख सकते हैं। तो यहां पर ये पॉइंट O है, तो यहां हम इसका सॉल्यूशन करें तो OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD, बुझे, चारों आपस में क्या है, बराबर है, बराबर। आवेश समान है तो मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, आवेश समान है तो क्या होगा,
मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं ई ए इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू ई डी। कितना आएगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, तीव्रता का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब ओ ए का स्क्वायर, और ओ ए ओ बी ओ सी आपस में क्या है? बराबर है। यानी कि इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट है? डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो बिंदु ई पर जो परिणामी तीव्रता आएगी ई ओ पर जो परिणामी तीव्रता आएगी वो ई ए प्लस ई बी प्लस ई सी प्लस ई डी के रूप में आएगी, सब इक्वल है। लेकिन क्या है? ई ए और ई सी अपोजिट है, और ई बी और ई डी आपस में क्या है? अपोजिट है। परिमाण में बराबर है लेकिन क्या है? अपोजिट है। तो मैं यहां से ले सकता हूं कि ई ए और ई सी, ई ए माइनस ई सी आएगा प्लस ई बी माइनस ई डी आएगा। ठीक, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं और ये दोनों अपोजिट हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो कितना आएगा? 0। तो परिणामी तीव्रता कितनी आएगी? 0 आएगी, क्योंकि वर्ग के केंद्र पर जो परिणामी तीव्रता वो क्या होगी? 0 होगी, इस प्रकार से। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझिए कि वर्ग के केंद्र पर तीव्रता का मान कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आवेश समान मैग्नीट्यूड के हैं, एंड डिस्टेंस है वो समान है, एंड नेचर में भी समान है। अगर नेचर में समान नहीं होते तो यहां पर 0 नहीं आता। नेचर में समान नहीं होते तो यहां पर 0 नहीं आता, ये आपको ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें दिया हुआ है कि एक विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर निम्न में से कार्यरत होगा। ये हम थ्योरी में करवा चुके हैं कि यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यदि किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, तो इस पर लगने वाला जो कुल बल होगा वह 0 होगा, क्योंकि इस पर बल इस दिशा में लगेगा F बराबर क्यू ई, इस पर बल इस दिशा में लगेगा। नेगेटिव आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में लगता है, ध्यान रखना। तो यहां पर बल F बराबर क्या आएगा? माइनस क्यू इंटू ई। दोनों बल परिमाण में समान है, दिशा में भी विपरीत है, तो F नेट इस पर जो कितना आएगा? क्यू ई माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। यानी इस पर लगने वाला कुल बल तो 0 है, लेकिन इन दोनों बलों की क्रिया रेखा एक समान नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी क्रिया रेखा इधर से जा रही है एंड इसकी क्रिया रेखा इधर से जा रही है। दोनों की क्रिया रेखा एक समान नहीं होने के कारण से ये एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, और वो बल युग्म जिसको हम टो कहते हैं वो इस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है, इसको रोटेट करने का प्रयास करता है। कहने का मतलब हुआ इस अवस्था में इस पर बल नहीं लगेगा, केवल एंड केवल क्या लगेगा? बल आघूर्ण लगेगा। केवल एंड केवल क्या लगेगा? बल आघूर्ण लगेगा। अगर ये असमान होता, विद्युत क्षेत्र यहां पर असमान होता, तो इस पर बल भी लगता और बल आघूर्ण भी लगता है। ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। ओके, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि द्विध्रुव आघूर्ण को यदि सम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर केवल बल आघूर्ण लगेगा, बल का मान 0 होगा। लेकिन यदि उसे असमान विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया है तो बल भी लगेगा और बल आघूर्ण भी लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th का आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। ये दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P तथा E के मध्य कौन होना चाहिए? यही इसके मध्य अधिकतम होने के लिए P तथा E। बल आघूर्ण के लिए क्वेश्चन नंबर है, बल थीटा का मान क्या होगा? तो अधिकतम हो, तो अधिकतम हो तो थीटा का मान क्या होगा? और हम जानते हैं टो का फॉर्मूला, टो इक्वल्स टू होता है P और E, PE साइन, टो इक्वल्स टू क्या होता है? PE साइन थीटा होता है। अब टो अधिकतम कब होगा? जब थीटा अधिकतम होगा। तो अधिकतम कब होगा? जब थीटा अधिकतम होगा, यानी साइन थीटा का मान अधिकतम होगा। और साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है? 1 होता है। साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है। साइन थीटा का अधिकतम मान क्या होता है? 1। और किस वैल्यू पर होगा? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, उसका अधिकतम मान है। अगर ये अधिकतम हो गया तो टो मैक्सिमम हो जाएगा। कितने किसके बराबर हो जाएगा? PE की।
तो विद्युत द्विध्रुव को जब एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान अधिकतम होगा, यानी 90 डिग्री। इसको ऐसे रखेंगे, ये एंगल बनाएंगे, दिस इज द ई की डायरेक्शन और दिस इज द पी की डायरेक्शन, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू, ऐसे रख दिया जाएगा तो बल आघूर्ण का मान इस पर क्या होगा, अधिकतम होगा। ओके, तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ स्थितियों में समान दूरी पर स्थित प्रत्येक प्रेक्षण बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात, यानी कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य स्थितियों में, विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्या होगी, देखिए ये आपका माइनस क्यू है एंड ये आपका प्लस क्यू है। एक विद्युत द्विध्रुव बन गया है, एक विद्युत द्विध्रुव बन गया है। इसकी इस अक्ष को इसकी अनुदैर्ध्य कहेंगे और इस अक्ष को इसकी अनुप्रस्थ। वही है, ये इसकी अक्षीय रेखा हो गई, ये इसकी अक्षीय रेखा होगी, ये इसकी निरक्षीय रेखा होगी। इसको हम अनुदैर्ध्य बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल दें, अनुप्रस्थ। तो रेशियो क्या आता है, हमें पता है कि ई अक्षीय, अगर फॉर्मूला आपको याद है, याद जरूरी, ई अक्षीय का फॉर्मूला क्या आता है, 2kp/r3। ई अक्षीय का फॉर्मूला ये आता है हमारे पास, और ई निरक्षीय के बराबर आता है kp/r3। और इन दोनों का जब रेशियो निकालते हैं तो हमने रेशियो भी निकाला था कि ई अक्षीय अपॉन ई निरक्षीय का रेशियो आया था 2:1, यानी कि अक्षीय है, अक्षीय बिंदु पर तीव्रता है वो ट्वाइस है किसकी, निरक्षीय बिंदु। अक्षीय बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो निरक्षीय बिंदु की क्या होगी, ट्वाइस होगी, दुगुनी होगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हमें अच्छे से याद होना चाहिए। एक और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा सा है, वो है 15 का और करवा देता हूं मैं, 15 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और करवा देता हूं। इसके बाद में सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने करवा दिए हैं, न्यूमेरिकल भी आपको करवा दिए हैं, तो आपको कहीं कोई अब डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कहीं कोई आपको दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को जरूर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, ताकि मैं उसको आपको दूर करने का प्रयास करूं। लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बताता हूं 15 का। इसमें दिया है कि दो परिमाण में समान विजातीय आवेश है, परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, उनके मध्य F न्यूटन बल कार्यरत है समान परिमाण में, और ये कुछ दूरी पर रखे हुए R, ये भी Q है एंड ये भी Q है, समान परिमाण के विजातीय, एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मान लेते हैं। उनके मध्य F न्यूटन बल कार्यरत है यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित कर दिया जाए। एक आवेश का 75% दूसरे को स्थानांतरित कर दिया जाए। यदि एक आवेश का 75 दूसरे को स्थानांतरित कर दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला बल पूर्व की तुलना में कितना गुना हो जाएगा। उनके मध्य जो बल लग रहा है वो पहले की तुलना में कितना गुना हो जाएगा। उनके मध्य जो बल लग रहा है वो पहले की तुलना में कितना गुना कम हो जाएगा, ये हमें याद करना है। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, तो इस अवस्था में जो बल लग रहा है स्थिति फर्स्ट है, ये स्थिति फर्स्ट, और यहां पर जो बल लगेगा वो कितना आएगा, Q²/R², ये बल लगेगा। यहां पर ये बल लग रहा है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि एक आवेश का 75% दूसरे आवेश को स्थानांतरित, एक आवेश का 75% दूसरे को स्थानांतरित कर दिया जाए, यानी दूसरा जो आवेश है इसको मैं कह रहा हूं Q2, ठीक है, यह Q है, यानी इसका 75% इसको स्थानांतरित कर दिया जाए तो इस पर आवेश कितना आएगा, यानी Q2 है, इस पर जो आवेश आएगा वो कितना आएगा, पहले इस पर जो आवेश कितना था, वो पहले आवेश कितना था इस पर Q प्लस क्या कर रहे हैं, इसका 75%, इसका 75%, यानी Q1 का 75%। समझ में आ रहा है,
कि एक आवेश का 75% दूसरे को स्थानांतरित कर दिया जाए, यानी कि इसका 75% इसको स्थानांतरित कर दिया जाए, इस पर टोटल आवेश कितना होगा? पहले कितना था? Q था, पहले Q था, इसका 75% और ऐड कर दीजिए तो देखिए कितना आएगा Q2 पर। Q2 पर जो आवेश आएगा वो Q प्लस Q1 का 75%, यानी Q का 75%। ठीक है, तो कितना आएगा? Q प्लस ये आएगा 1 नहीं कितना आएगा 3/4Q, 3/4Q, और 3/4Q तो कितना हो जाएगा? ये 4 और 3 7/4Q। ये तो इस पर हो गया, ध्यान दीजिए, ये तो इस पर आ गया है। अब इस पर कितना रहेगा, क्योंकि इसमें से निकल गया है। Q1 पर चार्ज कितना आएगा? Q1 पर पहले Q था और माइनस करो, इसका 75% माइनस करो तो कितना? 75% इसका निकल गया है, तो Q का 75%, Q1 का 75% निकल गया है, तो कितना आएगा? Q माइनस है Q इंटू तो इसको करेंगे तो Q माइनस 3/4Q, तो कितना आ जाएगा? 1/4Q। ठीक है, इस पर इतना चार्ज आ चुका है, ये अब वर्तमान में इस पर इतना चार्ज आ गया है और इस पर इतना चार्ज आ गया। अब इस पर बल कितना लगेगा वो हमें ध्यान में रखना है कि अब इनके ऊपर लगने वाले बल की वैल्यू कितनी होगी, उसका मान पहले के कंपैरिजन में कितना आएगा। अब आप निकालेंगे, यानी नई कंडीशन बन गई आपकी। ये आपका चार्ज था, ये Q1 है, ये Q2 है, ये डिस्टेंस आपकी R है, एंड Q1 की जो वैल्यू है वो है, इस पर जो चार्ज आएगा 1/4Q, इस पर चार्ज 1/4Q है, इस पर चार्ज है 7/4Q है। अब अगर बल, इस स्थिति में बल F डैश, ये F डैश होगा, और F डैश कितना लगेगा? K Q1 Q2 अपॉन R²। तो देखिए कितना आएगा? F डैश बराबर K, Q1 कितना है? 1/4Q, 1/4Q हो गया। Q2 कितना है? 7/4Q, 7/4Q अपॉन R²। देखिए क्या बनेगा? F डैश बराबर क्या बनता है? 1/4 और 7/4, 7/28। क्या आएगा? 7/28 अंदर आएगा K Q² अपॉन R²। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन आपका 2 था। दोनों को आप कंपेयर करो। ये F, तो ये F बन रहा है, ये क्या बन रहा है? F बन रहा है। तो F डैश इक्वल्स टू आपके पास आएगा 7/28F। दिस इज द आंसर। यानी जो पहले बल लग रहा था उस बल का अब कितना होगा? 7/28 गुना होगा। तो आवेशों का इस प्रकार से अगर ट्रांसफर हुआ है तो उनके मध्य लगने वाला जो बल होगा पहले की तुलना में इतना हो गया, बदल गया है, पहले का इतना बदल गया। ओके, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा आपका। ओके सॉरी, 4/4 16 होगा, 28 नहीं होगा, 16 होगा, सॉरी ये 16 होगा, 7/16 आ पाएगा। ओके, तो ये हमने वेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको सोल्व आउट किए हैं, उनको देखा है कि कैसे किस ऑब्जेक्टिव थे और किस प्रकार से हमने सोल्व किया। कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हम और देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इजी समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। इसको आप नोट कर लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखें, न्यूमेरिकल हमारे तभी समझ में आ पाएंगे जब हमने लेसन को अच्छे से पढ़ा, पूरी थ्योरी को हमने अच्छे से पढ़ा है और उसके जितने भी फॉर्मूले हैं उनको हमने अच्छे से याद कर रखा है, तभी हम अच्छा सा कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसको आप अच्छे से माइंड में उतार लीजिए। और फिजिक्स तभी समझ में आएंगे तब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जो न्यूमेरिकल है वो जितने ज्यादा आप निकालेंगे। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं, इजी है, वैसे थ्योरी में पढ़ा भी दिए गए। एक क्वांटम आवेश का मान लिखिए। पहला क्वेश्चन है, एक क्वांटम आवेश का मान, और हमें पता है क्वांटम आवेश क्या है? न्यूनतम आवेश है। आवेश, किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान एक क्वांटम होगा, और एक क्वांटम का मतलब हुआ एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये होगा इसका आंसर।
एक क्वांटम आवेश न्यूनतम आवेश है जिसका मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 होगा। ओके, एक और भी अच्छा क्वेश्चन दूसरा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि r दूरी पर स्थित दो प्रोटोनों के मध्य स्थिर विद्युत बल F लग रहा है, अगर प्रोटोनों को हटाकर इलेक्ट्रॉन रख दिया जाए तो विद्युत बल कितना होगा। यानी कि r दूरी पर दो प्रोटोनों के मध्य स्थिर विद्युत बल, यानी कि अब है कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां रखा हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर रखा हुआ, दोनों के मध्य डिस्टेंस r है, इनके मध्य जो बल होगा F बराबर होगा K, F बराबर कितना होगा K E का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। सेकेंड स्थिति में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, स्थिति सेकंड, स्थिति फर्स्ट ये है, स्थिति सेकंड क्या कह रहा है कि प्रोटॉन, अगर इलेक्ट्रॉन्स को हटाकर प्रोटॉन रख दिया जाए और वही डिस्टेंस रख दिया तो इनके मध्य कितना होगा, इनके मध्य बल का मान कितना होगा। अब देखिए बल कितना होगा, F बराबर, इसको मैं F डैश कहूं तो F डैश बराबर K आवेश, ये तो प्रोटॉन का सिंबल, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा क्या होती है, एक समान होती है, क्योंकि इस पर आवेश पॉजिटिव है, इतना, इस पर आवेश क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इस पर जो आवेश है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, बस इतना ही अंतर है। तो यहां पर भी E आएगा, यहां पर भी E का स्क्वायर होगा, ये भी क्या हो गया E इंटू E का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो F और F डैश आपस में क्या हो गया, बराबर, इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की जगह हम प्रोटॉन रख देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आवेश की मात्रा समान है, आवेश की मात्रा समान होगी। ओके, एक तीसरा क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी मैंने आपको जब थोड़ी लिखवा रहा था उसमें करवाया था कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F है, एक आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F है, एक अन्य आवेश की उपस्थिति में प्रथम आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर कितना विद्युत बल होगा। यानी कहना क्या चाह रहा है कि एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, इनके मध्य बल F लग रहा है, इनके मध्य बल F लग रहा है। अब यदि हम एक तीसरा आवेश और ला दें, यदि हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एक अन्य आवेश अगर तीसरा आवेश और ला दें, यानी कि Q1 था, ये Q2 था, और यहाँ पर एक Q3 और लेके आ गए, तो इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है उस बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल ये ही लगेगा, अब भी लगेगा। अब होगा क्या कि इनके मध्य भी बल लगना शुरू हो जाएगा, इनके मध्य भी बल लगना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिए, दो आवेशों के मध्य बल F लग रहा है, तो यदि कोई तीसरा आवेश हम यहाँ पर लाके रखेंगे तो इन दोनों के मध्य लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा कि इन दोनों के मध्य भी बल लगना शुरू हो जाएगा, इन दोनों के मध्य भी बल लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन इनके मध्य बल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले F था तो अब भी इन दोनों के मध्य F ही लगेगा, तो बल अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। ये आपको पहले मैंने नोट करके भी लिखा चुका हूं कि दो आवेशों की उपस्थिति में लगने वाला बल तीसरे आवेश के कारण अप्रभावित रहता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिया हुआ है कि यदि किसी माध्यम का परावर्तनांक 1 है तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। ध्यान दीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि यदि किसी माध्यम का परावर्तनांक इकाई है, यदि किसी माध्यम का परावर्तनांक इकाई है तो उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता क्या होगी। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, यानी परावर्तनांक को हम किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन आर से। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या है, 1 है, ये आपको दिया हुआ है। पूछा क्या गया, निरपेक्ष विद्युतशीलता, और निरपेक्ष विद्युतशीलता को हम एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से व्यक्त करते हैं। ओके, और इन दोनों में संबंध भी है, हमें पता है कि एप्सिलॉन इक्वल्स टू क्या था, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट क्या, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और इसका मान हमें पता है क्या था, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन आर 1। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होगी, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है, उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। ये माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है, ये निर्वात की विद्युतशीलता है, और इस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ा चुके हैं आपको। तो ये जो फॉर्मूला है ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दो आवेश Q1 था Q2 के लिए, दो आवेश हैं Q1 Q2 है, दो आवेश Q1 Q2 है और दिया हुआ है कि Q1 Q2 लेस देन 0, दिया हुआ है Q1 Q2 लेस देन 0 है, तो दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी? दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति फर्स्ट ये है और सेकंड भी मैं बता देता हूं, Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, तो दोनों के मध्य प्रकृति क्या होगी? पहला केस, अगर दो आवेश Q1 Q2 है और उनका गुणनफल लिख रहा है Q1 इंटू Q2 क्या रहा? लेस देन 0 आता है, तो दोनों आवेशों के मध्य बल की प्रकृति क्या होगी? यानी कि बल आकर्षण का लगेगा या प्रतिकर्षण का लगेगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आवेश कैसे, पॉजिटिव कौन सा, नेगेटिव कौन सा है। अब ध्यान दीजिए कि गुणनफल 0 आ रहा है, लेस देन 0 है, 0 से कम आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो हमें पता है कि अगर मैं -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -2 आएगा, ठीक है। -3 को +4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -8 आएगा। अब यहां से मुझे पता चल रहा है जो कि लेस देन 0 है, जो कि क्या है? लेस देन 0 है। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि इनमें से एक आवेश तो नेगेटिव होगा होगा। अगर लेस देन 0 लेके आना है तो एक आवेश विपरीत होगा यानी ऋणात्मक होगा, और अगर एक आवेश ऋणात्मक है और दूसरा आवेश धनात्मक है तो उनका गुणनफल सदैव लेस देन 0 आएगा। तो यहां पर जो बल लगेगा, एक आवेश इसमें पॉजिटिव का है, दूसरा आवेश इसमें क्या है? नेगेटिव का है, इसलिए जो बल लगेगा वो कैसा बल लगा होगा? आकर्षण का। ध्यान रखना हमेशा, ये कैसा बल होगा? यहां पर है आकर्षण का। जब दो आवेशों का गुणनफल लेस देन 0 आ गया, इसका अर्थ हुआ उसमें एक आवेश पॉजिटिव है, दूसरा आवेश नेगेटिव है, इसलिए उनके मध्य जो बल लगेगा वो कैसा होगा? आकर्षण का होगा। चलिए अब यहां से आप समझ सकते हैं कि -5 को आप -1 से गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा, और -2 को -3 से गुणा करेंगे तो भी आपको प्लस आएगा। इसका मतलब यहां पर जो दोनों आवेश हैं और प्लस को आपने प्लस से मल्टीप्लाई किया है, यानी -+2 को इंटू +2 को आपने मल्टीप्लाई किया तो +4 तो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब यहां पर जो दोनों आवेश होंगे वो समान नेचर के होंगे, दोनों या तो प्लस के होंगे या दोनों माइनस के होंगे, इसलिए ग्रेटर देन 0 आएगा, इसीलिए ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहां पर दोनों समान नेचर के होंगे, इसलिए यहां पर जो बल लगेगा वो कैसा होगा? प्रतिकर्षण बल होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं हुई। दो आवेशों का गुणनफल लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब उनका नेचर विपरीत है, और नेचर विपरीत है तो वहां पर आकर्षण होगा। और यदि दोनों का गुणनफल ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों आवेश समान नेचर के, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, इसलिए वहां पर जो बल लगेगा वो कैसा होगा? प्रतिकर्षण का होगा। तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा आपके माइंड में ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विद्युत क्षेत्र E में रखे आवेश के ऊपर कार्यरत बल कितना होगा? कि अगर विद्युत क्षेत्र E में कोई चार्ज क्यों रखा हुआ तो इस पर बल जो लगेगा F बराबर क्या होता है? Q इंटू E होता है। ध्यान रखना, F बराबर क्या होता है? Q इंटू E होता है, सदैव ये होता है। धनात्मक आवेश होगा तो बल है वो इसकी दिशा में लगेगा, और अगर ऋणात्मक है तो बल है वो E के विपरीत लगेगा। ये हमें ध्यान में रखना है। किसी आवेशित कण के द्रव्यमान पर आवेश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर कोई आवेशित कण है, किसी आवेशित कण के द्रव्यमान और चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे कोई m द्रव्यमान का है और इसको चार्ज दिया गया, पॉजिटिव चार्ज है, v स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसके इस द्रव्यमान पर और इस चार्ज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम पढ़ चुके हैं आवेश के गुणधर्म में, आवेश की निश्चितता का सिद्धांत हमने पढ़ा है, आवेश की निश्चितता का सिद्धांत पढ़ा है। और आवेश की निश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि आवेश है वो उस वस्तु की चाल पर डिपेंड नहीं करता, चाल से अप्रभावित रहता है, चाल से कितनी भी अधिक हो आवेश का मान उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब है आवेश है वो चाल से अप्रभावित है, प्रभावित है, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये आवेश की निश्चितता का सिद्धांत कहता है। लेकिन द्रव्यमान m है वो बदल जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान m इक्वल्स होता है m नॉट अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी, सापेक्षवाद का जो सिद्धांत आइंस्टीन का, वो कहता है कि अगर किसी वस्तु
का वेग है वो प्रकाश के वेग की कंपेरेबल हो जाए, यानी उसकी तुलना करने योग्य हो जाए, तो उस वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो विराम द्रव्यमान से कहीं अधिक होगा, वो इस फॉर्मूले के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। तो द्रव्यमान तो बदल जाएगा लेकिन आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हम पहले आपको करवा चुके हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे उसी की बेस पर है, वैसे आपको करवाया हुआ है, इसलिए आपको आ जाना चाहिए, ये डाउट प्लेस में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्वात में स्थित दो बिंदुओं के मध्य बल F लग रहा है, निर्वात में स्थित दो बिंदुओं के मध्य बल F लग रहा है, यदि आवेशों के मध्य पित्तल की प्लेट रख दी जाए तब आवेश का मान क्या होगा, बल का मान क्या होगा। पहले बता चुके हैं कि अगर दो चार्ज हैं, ये Q1 है ये Q2 है, निर्वात में रखें तो बल बराबर आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यदि अगर पित्तल, इनका माध्यम क्या रख दिया जाए, पित्तल रख दिया जाए, और पित्तल क्या हमारा धातु है, और हम जानते हैं धातु का एप्सिलॉन R कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। धातु का एप्सिलॉन R क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो देखिए हमारे पास बल क्या आएगा, F बराबर, अगर ये F डैश है 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन R, माध्यम की उपस्थिति में आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो आ जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। यहां हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि F माध्यम में जो बल लग रहा है F निर्वात अपॉन एप्सिलॉन R, ये भी फॉर्मूला हमारे पास। तो F निर्वात अपॉन एप्सिलॉन R, और इसका एप्सिलॉन R कितना है, इन्फिनिटी, किसका, धातु का इन्फिनिटी है, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो कोई भी धातु रख दे, दो आवेशों को अगर किसी धातु के मध्य रख दिया जाता है, उनके बीच का माध्यम अगर चालक हो गया तो उनके मध्य लगने वाले बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, उसका मान 0 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। उस प्रयोग का नाम लिखिए जिसमें विद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति की स्थापना हुई थी। विद्युत आवेश की क्वांटम प्रकृति रॉबर्ट ए मिलिकन थे जिन्होंने तेल बूंद प्रयोग किया था। रॉबर्ट ए मिलिकन वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, तेल बूंद प्रयोग किया, और इस तेल बूंद प्रयोग के आधार पर उन्होंने निकाला कि आवेश है वो किसी वस्तु पर जो आवेश आएगा वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का सदैव पूर्ण गुणज होता है। ऐसा आवेश नहीं आ सकता जो कि E/2 हो जाए, E/2 हो जाए, ठीक है। ऐसा आवेश किसी वस्तु को न तो दिया जा सकता और न ही लिया जा सकता, हमेशा आवेश आएगा E, 2E, 3 एंड 4 के रूप में, प्लस माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। विद्युत द्विध्रुव आगमन की परिभाषा दीजिए, ये परिभाषा आपको लिखवाई अच्छी तरह से, कोई दिक्कत ही नहीं है। आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं, ये ध्यान रखना। आदर्श विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिख लो, आदर्श द्विध्रुव, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, आदर्श विद्युत द्विध्रुव क्या है, यानी एक ऐसा विद्युत द्विध्रुव है, एक ऐसा विद्युत द्विध्रुव है जिस पर आवेश का जो मान है Q टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, आवेश का मान Q टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, और उनके मध्य जो डिस्टेंस हम D लें या 2L लें वो क्या टेंस टू 0 है। तो ऐसी शर्त अगर जिसके अंदर हो वो क्या कहलाएगा, आदर्श विद्युत द्विध्रुव है। आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा कि एक ऐसा द्विध्रुव है जिसके लिए आवेश का मान इन्फिनिटी के मध्य तथा हम कह सकते हैं आदर्श द्विध्रुव है। इसकी परिभाषा लिख दीजिए, एक ऐसा द्विध्रुव है जिसके लिए, एक ऐसा द्विध्रुव है जिसके लिए आवेश का मान उच्च हो, आवेश का मान उच्च हो, यानी Q टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ जाए, आवेश का मान उच्च होता, उच्च, एक ऐसा द्विध्रुव जिसके लिए आवेश का मान उच्च होता है तथा उनके मध्य की दूरी अति अल्प, यानी D टेंस टू 0, उनके मध्य आवेशों के, ऐसा द्विध्रुव जिसके लिए आवेश का मान उच्च होता है तथा उनके मध्य की दूरी अति अल्प होती है, अल्प होती है, आदर्श द्विध्रुव कहलाएगा, आदर्श विद्युत द्विध्रुव कहलाता है।
ये आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशंस है कि जिसके लिए आवेश का मान अति उच्च होना चाहिए, यानी टेंस टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, एंड डिस्टेंस है टेंस टू 0 की तरफ जा रहा है। इस प्रकार की जो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी उसको हम आदर्श कहते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक आदर्श के रूप में इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। एक ऐसे कण का उदाहरण दीजिए जिसका विराम द्रव्यमान शून्य तथा अनावेशित होता है। मैं लिखवा चुका हूं, विराम द्रव्यमान शून्य। हमेशा ध्यान रखना कि आवेश है वो सदैव द्रव्यमान से बाउंड होता है, द्रव्यमान से बंधा होता है। आवेश है वो सदैव द्रव्यमान से बंधा होता है, ये कंडीशन है। लेकिन द्रव्यमान के लिए जरूरी नहीं आवेश, ठीक है। यानी आवेश है, अगर द्रव्यमान होगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान है तो ही वो आवेशित हो सकती है, इसके अलावा आवेशित नहीं हो सकती है। लेकिन इसका उल्टा सत्य नहीं है कि वस्तु पर आवेश, इसका उल्टा सत्य नहीं होगा। यानी आवेश कब आएगा? जब वस्तु पर द्रव्यमान होगा। बिना द्रव्यमान की वस्तु आवेशित नहीं हो सकती। लेकिन अगर वस्तु का द्रव्यमान है तो उस पर आवेश हो या न हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या? फोटोन। फोटोन है, क्योंकि फोटोन क्या है? आवेश रहित है। फोटोन आवेश रहित है और इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटोन आवेश रहित है और इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। इसका एग्जाम्पल मैं पहले भी लिखा चुका हूं। ओके, तो इसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नियंतांक है के कुछ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान किन पर निर्भर करता है? का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? तो इसका मान माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। के का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगा किसके लिए? एसआई सिस्टम में, और जब ये निर्वात में हो। एसआई सिस्टम में और जब ये निर्वात में हो, तो माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। और माध्यम बदल जाएगा तो उसका मान भी बदल जाएगा। माध्यम बदल जाएगा तो उसका मान भी बदल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि न्यूक्लियस दिया हुआ है नाइट्रोजन 714, तो आवेश का मान कूलाम में ज्ञात करो। इस पर आवेश का मान कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। इस पर आवेश का मान कितना होगा? अब ध्यान दीजिए, इस पर कितना चार्ज है ये आपको बताना है। इसके नाभिक में पूछा वैसे उदासीन है, ये ध्यान रखना। नाभिक पर आवेश बताओ। परमाणु की बात नहीं कर रहे, नाभिक की हम बात करें। परमाणु उदासीन होता है, जितना उसमें धनावेश होता है उतना उसमें ऋणावेश होता है। लेकिन नाभिक का हमें पता है, नाभिक क्या होता है? धनावेश होता है। नाभिक पर क्या होता है? धनावेश होता है। तो इसलिए इस पर चार्ज कितना आएगा? Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई। और एन कितना है? एन का मतलब प्रोटोनों की संख्या। नाभिक में क्या होता है? प्रोटोन। और प्रोटोनों की संख्या कितनी है? प्रोटोन इक्वल्स टू कितनी है? 7। प्रोटोन कितने इस पर? 7 है, यानी एन का मान 7 है। एन का मान यहाँ पर कितना है? 7 होगा। तो इस पर चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि नाभिक पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होगा, 7 आएगा। एंड इलेक्ट्रॉन्स पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो इसको कर लीजिए, कितना आएगा? लगभग जो आएगा आपका प्लस 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो ये आएगा, ठीक है। नाभिक में जितने प्रोटॉन है उतनों को आप इलेक्ट्रॉन के, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, उतना उस पर आवेश आ जाएगा। आवेश का सीजीएस तथा एसआई में मात्रकों में संबंध लिखना है। हमें पता है कि आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक तो कूलाम होता है, एसआई मात्रक तो क्या होता है? कूलाम होता है। और सीजीएस मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलाम या ईएसयू, स्तर विद्युत इकाई, या फ्रैंकलिन, ये आपको लिखाया गया है। आवेश का मात्रक ये होता है। और संबंध क्या होता है? 1 कूलाम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम या ईएसयू। 3 गुणा 10 की घात 9, 3 गुणा 10 की घात 9, ठीक है। ये चीज हम बता चुके हैं। इसके पश्चात
ओके, तो ये हमने क्लियर कर लिए हैं। यानी जो फर्स्ट आपका लेसन था उसके हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, सारे न्यूमेरिकल कर लिए हैं, ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए हैं और उसकी थोड़ी अच्छे से कंप्लीट कर ली गई है। तो मेरी तरफ से जो फर्स्ट लेसन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब आप है अच्छी तरीके से जितने भी वीडियो मैंने पोस्ट किए उन सबको अच्छी तरह से देखें, उनसे अच्छे से नोट्स बनाएं और उनको लर्न करने का प्रयास करें। कभी भी आपका टेस्ट अब लिया जा सकता है क्योंकि एक लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आप सभी अच्छे से इनको करें। और दूसरा, आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप अपने जितने भी साथी हैं उन सबको प्रेरित करें और अपने चैनल से जोड़ने का प्रयास करें ताकि सबको फायदा होगा। क्योंकि जितना ज्यादा जोड़ेंगे उतना ही ज्यादा हम प्रेरित होंगे और उतना ही अच्छे हम वीडियो बनाएंगे। हमारा पूरा सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा, विद सीक्वेंस से होगा, तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें। एंड हमारा जो अगला जो होगा लेसन वो दूसरा लेसन होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन होगा, उसके साथ हम आएंगे। तब तक आप इन जितने भी वीडियो पोस्ट किए हैं उनको अच्छे से समझिए, पढ़िए और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।